नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश की और वहाँ चल रही खालिस राजनीति की, जिसमें कि भाजपा के ही दो छत्रप आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। ये बात भी बहुत चर्चा में है। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब बीजेपी की खराब की स्थिति के कारण योगी आदित्यनाथ को सहेजने में लग गया है, या और कोई बात है? ये थोड़े दिन बाद पता लगेगी। लेकिन जिस प्रकार हारे हुए प्रत्याशियों ने भेतरघात के आरोप लगाए, उससे ये संकेत मिलता है कि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मध्य कोई न कोई खदबदाहट जरूर है। और जो लोकसभा चुनाव में खराब परिणाम आए हैं, हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन न कर पाएं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बदलता रवैया मोदी को तकलीफ दे रहा है और आश्चर्य भी, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 10 वर्ष के उनके कार्यकाल में कभी भी कोई ऐसी असहज स्थिति पैदा नहीं की थी जो कि उनके शपथ ग्रहण के बाद पैदा हुई है। पहले मोहन भागवत ने प्रधान सेवक के धर्म की आड़ लेकर जिस प्रकार मोदी पर कटाक्ष किया और मणिपुर की आंतरिक स्थिति के लिए न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी सवालों के कटघरे में खड़ा किया। अब एक संघ के बड़े पदाधिकारी इंद्रेश कुमार ने भी राम भक्त बताते हुए मोदी पर या भाजपा के वर्तमान नेतृत्व पर कोई सवाल निशान खड़े किए हैं। आज दिन भर फिजा में कांग्रेस का वो बयान भी तैरता रहा जिसमें कि कांग्रेस ने दावा किया था कि वो जब चाहे सरकार गिरा सकती है। यहाँ ये सवाल जरूर उठेगा कि आखिर कांग्रेस के पास कौन सी शक्ति आ गई है जो उसने इस तरह का दावा किया, क्योंकि अगर कांग्रेस के पास संख्या बल होता तो वो विपक्ष में ही क्यों बैठने को विवश होते। भले ही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार सरकार से असहज स्थिति में हों, लेकिन अभी वो खुलकर इंडिया गठबंधन की तरफ नहीं आए हैं। हालांकि उनकी बातचीत इंडिया गठबंधन के नेताओं से चल रही है। अगर ये भी मान लिया जाए कि दोनों लोगों के मिलाकर 28 सांसद हैं, वो अगर इंडिया गठबंधन में शामिल भी हो जाते हैं, तब भी ये संख्या सरकार बनाने लायक यानी कि बहुमत 272 के लाइन तक भी नहीं पहुंचती दिखती। तो आखिर कांग्रेस ने ये दावा क्यों किया? क्या कांग्रेस ने और अन्य सांसदों का भी जुगाड़ कर लिया है? मुश्किल लगता है, लेकिन ये महसूस होता है कि कांग्रेस ने
इस तरह की बात करके न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को असहज स्थिति में डाल दिया है, बल्कि ये सोचने पर भी विवश कर दिया है कि आखिर कांग्रेस क्या करने वाली है। 10 साल के मोदी कार्यकाल के बाद इस बार का जो केंद्र सरकार का कार्यकाल होगा, जिसमें कि एनडीए की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी पर खुद का बहुमत नहीं है, जो कि लगातार 14 और 19 में उनके पास सरकार चलाने से ज़्यादा बहुमत रहा है। अब की बार उन्हें एक एक सांसद की निगरानी करनी पड़ेगी। खुद के सांसदों पर तो खैर ये ताकत नहीं है कि वो मोदी या शाह की खिलाफत कर सकें, लेकिन जो गठबंधन के सहयोगी हैं वो अमित शाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और इस वर्तमान परिस्थिति में वो मोदी से को भी उनकी सभी बातों को मानने के लिए भी तैयार नहीं है। जिस प्रकार अजित पवार, एकनाथ शिंदे, नीतीश कुमार ने जैसा रवैया हाल के दिनों में दिखाया है, उससे इस बात की संभावना बलवती हुई है कि केंद्र सरकार ज़्यादा चलने वाली नहीं है। संख्या बल के दृष्टि से तो सरकार असहज स्थिति में तो थी ही, लेकिन जो अंदरूनी, जैसे कि गडकरी गुट, योगी, जिनके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी सहयोग मिलता जा रहा है, तो आखिर मोदी अपने संख्या बल को बढ़ाएं। विपक्ष से, जो कि विपक्ष 10 साल वाला विपक्ष नहीं है, अब उसकी संख्या लगभग उसके बराबर हो गई है जितनी कि भारतीय जनता पार्टी की खुद की संख्या है। तो विपक्ष भी उतना कमज़ोर नहीं है और अंदर से भी जो चुनौतियां मिल रही हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक खुलकर सार्वजनिक समारोह में जिस प्रकार की बात कर रहा है, उसने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के कान खड़े कर दिए। निश्चित तौर पर अभी हालांकि मोदी विदेश यात्रा पर गए थे, इसी दौरान इस तरह की खबरें उड़ी कि जब चाहे केंद्र सरकार गिराई जा सकती है। हालांकि संख्या बल के दृष्टि पर ये बात टिकती नहीं है, लेकिन सरकार को परेशान करने के लिए ऐसा जुबानी दबाव विपक्ष करता है और करता ही रहेगा, क्योंकि विपक्ष अब पुराना वाला विपक्ष नहीं रहा। ये मैंने आपको बता ही दिया है। पहले जिस विपक्ष को लोकसभा अध्यक्ष ने पूरे विपक्ष को पूरे सत्र के लिए बाहर कर दिया था, उनके सवालों को हटा दिया जाता था, यहाँ तक कि कुछ भी प्रश्न पूछे जाने पर उसमें उनके भाषण को काट छांट की जाती थी, सदन म्यूट होता था। लेकिन अब की बार संभवतः संख्या बल के कारण ऐसी स्थिति न बन पाए, लेकिन जो वर्तमान सरकार की स्थिति है, जिसके स्थायित्व पर संकट है और ऐसे सवाल उठ रहे हैं, इसका कारक सिर्फ मोदी और उनकी कार्यशैली है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 28 दलों के गठबंधन वाली सरकार चलाई, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री केवल 2-4 ही जो बड़े गठबंधन सहयोगी हैं उनको भी सहेज पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मोदी ने कभी भी सहयोग या समर्थन से सरकार नहीं चलाई। उन्होंने हरदम पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई और अभी भी
जब उनके पास सरकार बनाने लायक खुद के पास बहुमत नहीं था, इसके बावजूद भी वो मंत्रिमंडल के गठन में हो या अन्य चीज़ों में जिस प्रकार गठबंधन सहयोगियों को वो लगातार नाराज करते जा रहे हैं, उससे ये बात तो स्पष्ट है कि सरकार का भविष्य ज़्यादा लंबा चलता हमको नहीं दिखता। क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूर्व केंद्रीय मंत्री जो मुजफ्फरनगर से हारे, उनका और संगीत सोम जुबानी विवाद बहुत तेज है। बार बार एक दूसरे को जुबान जंग के माध्यम से चैलेंज दिया जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। और इसी बीच जो एक पुलिस मुख्यालय द्वारा एक आदेश में, जिसमें कि अग्निवीर के समान भर्ती पुलिस में करने की जो बात का जो आदेश हुआ, जिसको कि विवाद होने पर वापस लिया गया, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि योगी को साइडलाइन करने के लिए कहीं न कहीं से कोई पटकथा लिखी जा रही है और उत्तर प्रदेश सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। देखना ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से मुख्यमंत्री योगी किस प्रकार अपनी कुर्सी को सलामत रख पाते हैं, या प्रधानमंत्री मोदी उन्हें किस प्रकार मोदी को और योगी को हटाकर उनकी जगह कोई अपना प्यादा बिठा सकते हैं, इस पर सभी लोगों की निगाह होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, निश्चित तौर पर आप तय मानिए कोई न कोई ऐसा गंभीर मसला है जिस पर कि आरएसएस विचार करने को विवश हुआ है और उत्तर प्रदेश पर उसने खासी तवज्जो दी है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।